हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी एसएसटी स्पेशल। तो ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th की एनसीईआरटी का, और इसमें है जल संसाधन। तो जल संसाधन के बारे में बताया गया है। तो जो हमारी पृथ्वी है, इस पर 71% तो वाटर है, 71% तो है वाटर। और इसके 29% जो होता है, ये है हमारे यहाँ पर एक तरह से कहेंगे कि भूमि है, धरती है। और धरती में भी क्या है, 1% ही जल ऐसा है हमारे यहाँ, जो 1% जो शुद्ध जल है नदियों का। 71% तो जल है, लेकिन जल किस चीज़ का है, वो है इसका समुद्रों का जल है, जो पीने योग्य नहीं है, खारा जल है 71%। और 71% और 1% जल ही ऐसा है हमारी पृथ्वी पर जो केवल पीने योग्य है, शुद्ध है। जैसे कि पृथ्वी के धरातल का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, और पृथ्वी पर महासागरों का, सागरों का, झीलों का, नदियों का, हिम नदी भूमिगत जल स्रोत के रूप में विद्यमान है। मतलब जितने भी ये स्रोत हैं, ये केवल 1% ही आते हैं जो शुद्ध जल है। ये सारे संसाधन है, 1% केवल जल ऐसा है जो भूमिगत जल है, जो हमारे पीने योग्य है। फिर आ जाता है जल चक्र। तो जल चक्र क्या होता है कि ये जो है एक पर्यावरण का निरंतर एक चक्र है। किस तरह से है कि बारिश के रूप में पानी धरती पर आया, फिर ये पानी इकट्ठा हुआ, जहाँ पर भी नहरों में, तालाबों में, जहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ से इकट्ठा हुआ सूर्य की रोशनी आई, फिर ये भाप के रूप में दोबारा से बादलों में चला गया। तो ये जल का जो है एक चक्र चलता रहता है। तो इसके घटक बताए गए हैं। तो वाष्पीकरण यानी कि वाष्प बनकर चला जाता है। संघन जल, संघन क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होना एक जगह पर सारे जल का। फिर वर्षण जल, वर्षण यानी कि बारिश का जल, वर्षा का जल। फिर नवीनीकरणीय संसाधन। तो नवीनीकरणीय क्या है कि जल जो है एक नवीनीकरणीय संसाधन है। नवीनीकरणीय मतलब किस तरह से है कि बारिश का पानी आया और वो सारा का सारा इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होकर वो वाष्प के रूप में चला गया, उसे मतलब दोबारा से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक नवीनीकरणीय है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एक बार प्रयोग के बाद हम इसको पुनः आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और भारत में जल की कमी। तो भारत विश्व की वर्षा का 4% हिस्सा प्राप्त करता है, और 2025 तक भारत में जल की एक भारी कमी महसूस की जा सकती है। तो भाई सेव करा करो वाटर को, जितना ज़रूरत हो उसके अनुसार ही आप इस्तेमाल किया करो। फिर जल की दुर्लभता। तो जल की बढ़ती हुई मांग के अनुपात में जल की पूर्ति न होना। और आ जाते हैं जल दुर्बलता के कारण। तो जल की दुर्बलता के यानी कि जल की जो कमी है, उसका क्या कारण है कि बढ़ती जनसंख्या का दबाव। क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। सिंचाई के लिए अधिक से अधिक इस तरह की फसलें आजकल यूज की जा रही हैं कि उसमें मतलब पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। औद्योगिकरण में भी, बिजली वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा जल का यूज किया जा रहा है। और नदियों और सरिताओं का जो है प्रदूषित जल, क्या होता है कि हमारे यहाँ नाले वगैरह बने होते हैं, और इनका जो निकासी हो जाती है गंदे पानी की, नदियों में चली जाती है। तो क्या है, एक जल की जो है समस्या, शुद्ध जल की समस्या हमारे यहाँ देखने को मिल रही है। फिर बहुउद्देशीय नदी परियोजना। तो इसमें क्या है कि नदियों के बांध पर नदियों के ऊपर जो है बांध बनाया जाता है, और बांध बना करके उसको जल को एक जगह एकत्रित करके और उसको और मतलब यूज किया जाता है बहुत सारे अनेक उद्देश्यों में, जैसे बिजली बनाने में और भी डैम वगैरह बनाने में यहाँ पर यूज होता है। फिर बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लाभ क्या है। तो इससे क्या होगा, एक बाढ़ पर नियंत्रण होगा, फिर सिंचाई में सुविधा अनुसार जो है जल की पूर्ति होगी, बिजली बनाने में होगा, मत्स्य पालन में होगा, और पर्यटन के स्थल में होगा। फिर बहुउद्देशीय नदी परियोजना की हानियाँ क्या हुई है कि बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ है। विस्थापन माने लोग क्या, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कृषि और
भूमि का जो है जलमग्न होना क्या होता है, कुछ जगह पर क्या होता है डैम वगैरह भी टूट जाते हैं, टूटने के बाद में बाढ़ आ जाती है। और नदियों का प्राकृतिक बहाव रुक जाना, आजकल कृत्रिम विधि हो रही है, ये जो पाइप वगैरह से होती है, ये एक जैसे कि दक्षिण के इलाके में पानी नहीं है और वो पश्चिम से पानी भेजा जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि धरती में पाइप वगैरह डालकर और जल को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचा जा रहा है। और जलीय जीव आवास में भोजन की कमी हो जाना, भूकंप आदि आने की संभावना। फिर है कि वर्षा के जल का संग्रहण, तो क्या होता है कि जैसे कि हेड का पंप और ये कुएं तालाब वगैरह क्या होते हैं कि आज कल ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। व्यक्तियों ने अपनी सुविधा के अनुसार मिट्टी डालकर इनको भर लिया है और मकान वगैरह बना लिए हैं, तो तालाब वगैरह आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जिससे जो है ये बारिश का पानी एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाता। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर होती है। फिर आता है कि भूमिगत जल, तो जो हमारी पृथ्वी के नीचे, जो कि मैंने बताया था आपको कि इस कुल 1% ही जल है जो हमारे पीने योग्य है, जो कि कुओं में और नलकूपों के द्वारा हम यूज करते हैं। फिर आ जाता है कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, तो हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम आदि नदियाँ जो हैं हमारे हिमालय पर्वत से निकलती हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठारों की नदियाँ, तो प्रायद्वीपीय पठारों में कौन कौन सी नदियाँ हैं? यहाँ पर है नर्मदा है, तापी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ आती हैं यहाँ से। फिर जल संसाधनों के उपयोग, तो सिंचाई के लिए, उद्योगों, कारखानों में, पीने के लिए और जो है जल का उपयोग किया जा रहा है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।